हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर स्वागत है। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो में हम लोग लाइन्स, एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। अभी तक जितने वीडियोस हो गए हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। वो जो ज्योमेट्री के ही पार्ट हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का जो थोड़ा सा सिलेबस लंबा होता है तो ज्योमेट्री का आपका कंप्लीट सिलेबस 3-4 वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो के अंतर्गत जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100-150 क्वेश्चंस की। उसके बाद जो सीडीएस मैथ्स का जितना भी ज्योमेट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाएँ। अगर आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं, प्रैक्टिस की है, नोट्स बनाए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली से कर पाएंगे, या उनके अलावा कोई भी नया क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी कर पाएंगे। लेकिन जो डिटेल्स हमने बताई हैं वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स अगर छूट गई तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो आपको भारी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स लेंगे। उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर लाइन्स और एंगल्स लें तो लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले हम लोग एंगल्स देख लेते हैं। तो जो एंगल्स हमारे पास होते हैं वो तो पहला तो एक्यूट होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास वो 90 डिग्री होता है, तीसरा जो हमारे पास होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और पांचवा जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। जो छठवां एंगल होता है हमारे पास वो आपके पास कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। जो स्ट्रेट एंगल होता है, जिसे हम सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं, वो आपका 180 डिग्री का होता है। जो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, जिसे अधिक कोण कहते हैं, यह 180 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण होता है, यह आपका 90 डिग्री होता है। और जो एक्यूट एंगल होता है इसे लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसे हम लोग लेस देन 90 डिग्री होता है और इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं या न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी जो एंगल वाली थी ये कंप्लीट हो गई। इससे तो नहीं सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो सवाल बनता है वो बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री को समपूरक कोण कहते हैं। अगर हमारे पास दो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, यानी कि पूरक कोण कहेंगे। दो एंगल हमारे पास हैं जो 180 बना रहे हैं तो उन्हें हम लोग समपूरक कोण कहेंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम लोग लीनियर एंगल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन लीनियर एंगल क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर दो या दो से अधिक एंगलों का सम होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ पैरेलल लाइंस देख लेते हैं जो कि आपके ज्योमेट्री में काम आएंगी। तो पैरेलल लाइंस में सबसे पहले हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लेते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल पड़ी हुई है, तो ये हम एंगल 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड 8। तो जो एंगल 1 है वो 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल जो 4 है वो 8 के बराबर होगा, और 3 है वो 7 के बराबर होगा। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। हिंदी में कहें तो इन्हें संगत कोण कहते हैं। संगत कोण हम लोग जो ट्रायंगल है उसमें यूज करते हैं जब हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। अल्टरनेट एंगल्स का सर्कल और जो ट्रायंगल होता है दोनों में इस्तेमाल होता है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जब हमारे पास एक लाइन है, दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, उसके बीच में ये तिकोने
जो लीनियर या इन्हें अल्टरनेट कह लीजिए, अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ये इक्वल होते हैं हमारे, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें 3 और 6 को, तो ये इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इक्वल नहीं होंगे बल्कि इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल या अंतःकोण। तो ये हमारे पास मुख्य एंगल्स होते हैं, इन्हीं का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। 2-4 एंगल्स और होते हैं, एक आप और देख लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं। ये अगर दो लाइन्स हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और ये हमारे पास बराबर होते हैं। तो ये 4 टाइप के जो एंगल्स हैं इनका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं, और बाकी के जो होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही जानना आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं, हमारे पास अगर इस तरीके से कोई लाइंस पड़ी हों और इनको हम पैरेलल लाइन से काट दें, तो जो हमारे पास, जैसे ये हम P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं, ये S, ये T और ये U, ये लाइन 1 हो जाएगी, लाइन 2 हो जाएगी और ये लाइन 3 हो जाएगी। ये तीनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। अगर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं PQ अपॉन QR इक्वल्स ST अपॉन TU, यानी कि जो इनका रेशियो होगा वो बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ये खंड बराबर नहीं होंगे, जरूरी नहीं खंड बराबर हो भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इनका रेशियो होगा वो बराबर होगा, और ये हम लोग सिमिलरिटी में भी पढ़ेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स में इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास जो होते हैं इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सर्कल के साथ भी यूज हो जाते हैं, और क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो यूज अलग से पूछा कम जाता है, लेकिन जो सर्कल होता है या ट्रायंगल होता है उसी के साथ मिलाकर इसको ज़्यादातर पूछा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग चतुर्भुज कहेंगे, और चतुर्भुज हमारे पास जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग वो जो टाइप हैं उनको जानने से पहले हम लोग कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप जानेंगे, फिर उन टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। तो इसके जो सभी एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा 360 होगा, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। अगर हम इनका डायगोनल डाल देते हैं, इस वाले हिस्से को अगर हम A ले लें, इस वाले हिस्से को B ले लें, इसको हम C ले लें और इस हिस्से को अगर हम D ले लें, तो जो एरिया ऑफ ABD हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, तो उसका जो एरिया का रेशियो हो जाएगा वो 1/B हो जाएगा।
अगर हम एरिया ऑफ ABC निकालें अपॉन एरिया ऑफ ADC निकालें तो जो हमारे पास रेशियो हो जाएगा वो C/D हो जाएगा। ठीक है, C/D। दूसरा पॉइंट, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, उसके एक डायगोनल को हम जोड़ देते हैं और हमें उस डायगोनल के ऊपर अगर दो परपेंडिकुलर दिए गए हैं, इस परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2 और जो ये डायगोनल हमारे पास है इसकी डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं, तो जो एरिया हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD तो जो एरिया ये हो जाएगा वह हो जाएगा 1 इंटू P1 प्लस P2, यानी कि जो परपेंडिकुलर्स हैं उनको आपको जोड़ देना है इंटू डिस्टेंस। ठीक है, जिस डायगोनल के ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं उस डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा वो निकल आएगा। अगला पॉइंट जो हमारे पास होगा क्वाड्रिलेटरल्स का वह होगा कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें क्या करें हम, इसकी जो ये लेंथ है इसको बढ़ा दें, इसको और इसको। ठीक है, आमने सामने की बढ़ानी है। इस एंगल को अगर हम x मान लें, इस एंगल को अगर हम y मान लें, ये a और ये b। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वह बनेगी a प्लस बी इक्वल्स एंगल x प्लस वाई, यानी कि इसका और इसका सम इसके और इसके सम के बराबर होगा। ये हमें पता चल गया। अब ये प्रूफ कैसे होता है वो देख लीजिए। जो हमारे पास एंगल A है, एंगल B है और जो एंगल X है, ठीक है, ये X है ना हमारे पास, अगर इससे हम अंदर वाला एंगल निकालना चाहें तो कितना आएगा, 180 माइनस एक्स आएगा, और इससे अगर हम निकालना चाहें तो 180 माइनस वाई आएगा। अगर हम चारों एंगल्स को जोड़ दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस बी इक्वल्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको हर जो फार्मूला होता है वो रटने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ आप दिमाग लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने आपको ये बताया कि ये अगर आपके पास कितना है 180 बाई है तो ये 180 माइनस बाई हो जाएगा, ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं ये पता होना चाहिए, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इसलिए हमने ये बता दिया आपको कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी कर लें। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, उस क्वाड्रिलेटरल के अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दिए गए हों, ये E, F, G, H मान लेते हैं, तो जो E, F, G, H होगा ना, ये हमेशा एक पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखिएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, अगर मिड पॉइंट्स हमने जोड़े हैं तो ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन करेगा। अगला जो पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट्स हो जाएगा कि अगर हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमारे पास डायगोनल्स दिए गए हैं और उस डायगोनल के बीच में अगर हमारे पास कोई एंगल थीटा दिया गया हो, ये हम मान लेते हैं D1 है, ये D2 है, तो जो हमारे पास इसका एरिया निकलेगा वह निकलेगा 1/2 D1 D2 साइन थीटा। ठीक है, आपके पास जो एरिया के फार्मूले हो गए वो दो फार्मूले हो गए, एक तो आपका परपेंडिकुलर वाला हो गया, एक डायगोनल वाला हो गया। ये तब होगा जब कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ना हो। स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमारे पास एग्जैक्ट दूसरे फार्मूलेज होते हैं।
अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वह पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल्स के अगर ये हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं, तो जो आपका पास A1 इंटू A3 होगा, ठीक, ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल बनेंगे। जब हम डायगोनल बनाएंगे तो इस वाले का एरिया इंटू इस वाले का एरिया बराबर होगा इस वाले एरिया इंटू इस वाले एरिया के। अगला पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल है ABC D। ये हमारे पास कोई पॉइंट है O, पॉइंट O है, लेकिन जो ये लाइंस है ना, ये एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मेशन कर रही हैं। यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और हमें इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी एंगल DOC इक्वल्स एंगल A/2 प्लस एंगल B/2। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू तब होगी जब ये क्या हो, आपके पास एंगल बाइसेक्टर हो। एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो ये फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम लोग स्पेशल टाइप के जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। जो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास 5 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आपके पास हो जाएगा रेक्टेंगल, दूसरा आपके पास हो जाएगा स्क्वायर, तीसरा आपके पास हो जाएगा पैरेललोग्राम, चौथा जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा रोम्बस, और जो पांचवा हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल को हम लोग आयत बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, इसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, और ट्रेपेजियम को हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 प्रकार के टाइप्स हो गए और इन्हीं के बारे में अब हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास बराबर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई D1 इक्वल्स D2। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई कि ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, यानी कि D1 जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर नहीं होगा D2 के। जो डायगोनल्स होते हैं हमारे वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो इनका पार्ट है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि AO इक्वल्स OC होगा और OD इक्वल्स OB होगा। चौथा पॉइंट है कि इनके द्वारा जो एरिया की फॉर्मेशन होगी ADC और ABC, तो इनके जो एरिया होगा वो बराबर होगा, एरिया ADC बराबर एरिया ABC, और जो एरिया ABD होगा वो बराबर हो जाएगा आपका एरिया BDC के। जो आपके पास डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स आपके जो रेक्टेंगल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये आपके पास जो 4 पार्ट हैं ये चारों का एरिया आपस में बराबर होगा। दूसरा, जो इनके लाइंस होती हैं अपोजिट लाइंस, वो क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली लाइन आपके पास इसके बराबर होगी और इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन आपकी इसके बराबर होगी और पैरेलल होगी। ये जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। तो ये आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हो गई।
कुछ पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम से वो देख लीजिए। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसमें आपके पास कहीं पे भी कोई पॉइंट है, इसको ओ ले लेते हैं और इनको अगर हम जोड़ दें तो इसके द्वारा जो एरिया की फॉर्मेशन होगी तो जो एरिया A1 होगा प्लस A3 होगा, A1 प्लस A3 वो बराबर होगा A2 प्लस A4 के। दूसरा आप इसमें पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो आपके पास AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होगा वो आपके पास OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लाइन बता रहे हैं ये सभी जितने भी हमने टाइप बताएं उन सभी टाइप्स में फॉलो नहीं होगी, केवल और केवल कुछ ही टाइप्स में फॉलो होगी। जिन जिन टाइप्स में ये बात फॉलो होगी वो हम आपको बता देंगे, उनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। चाहे ये पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट आपका ये बाहर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इस तरीके से कोई पॉइंट आपका पास हो, यानी कि अभी तो ये अंदर था, चाहे ये बाहर पॉइंट होता तब भी ये वाली जो लाइन है फॉलो करती। जो अगला पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हमारे पास जो है वो ABCD है। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो हैं D, E, F और G, और ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो मिड पॉइंट्स हैं। अगर इनको हम जोड़ दें तो जो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल की जो फॉर्मेशन हुई है वो हमारे पास होगा रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट्स को जोड़कर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है उसको हम रोम्बस कहेंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता है कि कौन सा है तो उसके द्वारा उसके मिड पॉइंट्स के द्वारा जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन होगी वो होगा हमारे पास पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। और रेक्टेंगल के अंदर अगर फॉर्मेशन हो रही है तो रोम्बस की होगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करते हैं, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो इनके एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के वजह से जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल यानी कि छेदक रेखा पड़ी हुई होती है या त्रियक रेखा, तब ये हमारे पास जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं यानी कि एकांतर अंतःकोण वो आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये लोग जो डायगोनल है वो एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता है। अगर हमारे पास इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो रही है तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो या तो आपके पास स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हमारे पास क्या होगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ये हमारे पास डायगोनल्स हैं और ये हमारे पास P क्या है, एक मिड पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास Q एक मिड पॉइंट है। इसको अगर हम इसके साथ जोड़ दें और इसको अगर हम इसके साथ जोड़ दें तो जो हमारे पास AR होगा वो क्या करेगा, जो AC है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AR है वो हमारे पास RS के बराबर होगा और SC के बराबर होगा। यानी कि जो तीनों पार्ट हैं आपस में बराबर हो जाएंगे जब मिड पॉइंट से
आपके पास वर्टिस के ऊपर जब लाइन डाली जाएगी, क्योंकि जब ये मिड पॉइंट्स के ऊपर लाइन डाली जाएंगी ना, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल लाइन्स क्या करती हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर आपके पास कोई ट्रायंगल बना हुआ है, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा रेक्टेंगल का। आपके पास कोई भी दो लाइंस हों, चाहे आपके पास कैसे भी हों, बस पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो जो ये ट्रायंगल का एरिया होगा वो हमेशा आधा होगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का, चाहे आपके पास ये हो चाहे कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस जो बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। अब जो अगला है वो हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा इस पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। इनका जो एरिया होता है यानी कि एरिया ऑफ ABD वो बराबर होगा एरिया ऑफ BDC, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे एरिया ऑफ ABCD। यानी कि इसका सम प्लस इसका सम हमारे पास बराबर होगा ABCD के। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो ABD का एरिया होगा वो BDC के एरिया के बराबर होगा। अब जो एरिया ये है, ये चार जो एरिया है हमारे पास, ये चारों एरियाज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसमें हमारे पास कहीं पे भी कोई पॉइंट हो तो जो OA स्क्वायर हो जाएगा वो OC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, प्लस OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा DO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दूसरा जो इनका एरिया है, इसको अगर हम A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें और इसको A4 मान लें, तो A1 प्लस A3 हमारे पास जो एरिया है, A1 प्लस A3 बराबर हो जाएगा हमारे पास A2 प्लस A4 के। और दूसरा जो इसमें आपको लिखना है वो लिखना है कि जो A1 या A3 या A2 प्लस A4 ये बराबर होंगे हाफ एरिया ऑफ ABCD। यानी कि पूरे जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, पैरेललोग्राम का एरिया है, उसका हाफ होंगे। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें इस तरीके से आपके पास कुछ साइड्स हैं। इसके पास जो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन होगी, ये हमेशा आपकी जो फॉर्मेशन होगी ये फॉर्मेशन होगी रेक्टेंगल की, यानी कि आयत की। इससे पहले हमने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया। रेक्टेंगल में हमने कहा था कि ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, या तो आपकी रोम्बस की फॉर्मेशन करेगा या आपके पास ये स्क्वायर की फॉर्मेशन करेगा, और वहाँ पर हमारे पास श्योरिटी नहीं थी कि किसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रोम्बस माने कि समचतुर्भुज और स्क्वायर माने आपका वर्ग। यहाँ पे कंफर्म है कि इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो आयत की फॉर्मेशन होगी। पैरेललोग्राम के पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़कर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल भी आपके पास पैरेललोग्राम होगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। कोई स्पेशल टाइप का आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो नहीं होगा। सेम पार्ट
इसके लिए भी होगा कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर अगर हम ट्रायंगल शो बनाते हैं जिसका बेस सेम होना चाहिए, तो जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया पूरे जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ होगा। अगला पॉइंट है, एक अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें हमारे पास एक डायगोनल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है P, ये मिड पॉइंट है हमारे पास Q। तो इसकी अगर हम लाइन इसको जोड़ दें और इस लाइन को हम तो यहाँ पर भी जो हमारे पास लाइन होगी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वो हो जाएगी AR इक्वल्स RS इक्वल्स SC। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका ये आपके बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आमने सामने वाले आपके जो एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। और अगर हम एडजेसेंट एंगल्स यानी कि संगत कोणों की बात करें तो संगत कोण हम का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ोगे तो 180 डिग्री, इस वाले को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री, इसको जोड़ोगे तो 180 डिग्री, इसको जोड़ोगे तो 180 डिग्री। ये हमने आपको लाइन एंड एंगल्स में ही पढ़ा दिया था, फिर से आप जान लीजिए। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास वो बराबर होते हैं। दूसरा, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। AO आपका बराबर हो जाएगा OC के, BO बराबर हो जाएगा OD के। जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं सारे के सारे। अगर हम इनके जो एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया आपके पास इस वाले एरिया के बराबर होगा। और हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा, अगर एक ट्रायंगल की हम बात करें तो वह हाफ होगा पूरे ABCD के। बाकी जो इसके एरियाज़ हैं, इसकी साइड्स हैं, डायगोनल्स निकालना हो गया, ये हम लोग सारा का सारा मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे जो हम लोग ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ये सारा का सारा हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास है तो जो इसकी जो फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे जो AO बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, वो बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। अगर हम जो स्क्वायर है इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हैं अगर इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको जोड़ देते हैं तो जो फॉर्मेशन होगी वो स्क्वायर की होगी। स्क्वायर के द्वारा स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाता है। पैरेललोग्राम के द्वारा पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन होगी। जो आपके पास रेक्टेंगल है उसके द्वारा स्क्वायर की फॉर्मेशन हो सकती है, या आपके पास जो रोम्बस है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हमारे पास इस तरीके के स्क्वायर है, ये हमारे पास एक डायगोनल है, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। अगर इस लाइन को इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हो गए। अगर हम इसको इस कोने से जोड़ देते हैं, इसको इस कोने से जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास जो तीनों पार्ट होंगे ये आपस में बराबर होंगे।
अगला पॉइंट है हमारे पास वह है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स का हम अगर हम मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास ए है और ए का अगर हम मिड पॉइंट ले लें, इसका अगर हम मिड पॉइंट ले लें, बी ओ का मिड पॉइंट ले लें, सी ओ का मिड पॉइंट ले लें और डी ओ का मिड पॉइंट ले लें और इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारे पास एरिया होगा पी क्यू आर एस का और एरिया होगा ए बी सी डी का, उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1:3 का, यानी कि इसका 1 रेशियो पूरे वाले ट्रायंगल के 3 रेशियो के बराबर होगा, यानी कि जो एरिया हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसके अंदर स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो इसकी साइड है वो साइड आपके पास होगी इसकी जो साइड है x है और इसके द्वारा अगर कोई सर्कल है उसकी फॉर्मेशन हो रही है तो जो फॉर्मेशन आपके पास होगी उसका जो रेडियस होगा, इस तरीके से थोड़ा सा फिगर हमने गलत बना दिया है। आपके पास जो फिगर बनेगा वो सेमी सर्कल का बनेगा, इस तरीके से आपके पास फिगर बनेगा। इसमें अगर आपके पास स्क्वायर बनता है इस तरीके से थोड़ा सा बनेगा, फिगर गलत बना है। और इसकी साइड अगर x है तो अगर हमें r निकालना हो, ये आपके पास r हो जाएगा, और अगर हमें r निकालना हो तो जो r है वो हो जाएगा हमारे पास √5/√2 इंटू x। अब जो हम लोग है वो पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस हमारे पास ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको बोलेंगे समचतुर्भुज। तो जो हमारे पास रोम्बस की फॉर्मेशन होती है वो हो जाएगा हमारे पास ABCD। रोम्बस में आपके पास जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO बराबर हो जाएगा आपका OC और OB बराबर हो जाएगा OD के। दूसरा जो इसके एंगल्स होते हैं उनको बाइसेक्ट करता है इनका डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इनके एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये बाई है तो ये भी बाई हो जाएगा। इनके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि जो डायगोनल्स हैं इनके आपस में बराबर नहीं होंगे। जो ये हमारे पास रोम्बस है, इसके द्वारा अगर मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन की जाती है तो इसके द्वारा जो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन की जाएगी तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। सभी हमने फिगर में जान लिया है कि कौन सा फिगर की फॉर्मेशन होगी अगर हम इसके साइड्स की मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। दूसरा, इसका जो साइड्स होती हैं वो चारों के चारों साइड्स इसकी बराबर होती हैं, लेकिन जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। बस इसका और जो हमारे पास स्क्वायर है उसमें फ़र्क यही होता है कि जो इनके 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, लेकिन जो रोम्बस है उसमें ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम लोग बोलते हैं
जो ट्रेपेजियम होता है हमारे पास, उसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले इस तरीके से आपके पास फिगर बनेगा। इसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, केवल ऊपर नीचे वाली साइड्स पैरेलल होती हैं, ये वाली पैरेलल नहीं होती हैं। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें AD BC के बराबर होती हैं, लेकिन जो सिंपल ट्रेपेजियम होता है उसमें ये आपस में बराबर नहीं होती हैं। इसमें जो लाइंस होती हैं, डायगोनल्स हैं हमारे पास AC BD। अगर इसका सबसे पहले हम लोग एरिया निकालना चाहें तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ सम ऑफ साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास हाइट हो गई। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल होता है, जो हमारे पास ये लाइन्स है ना डायगोनल्स, ये क्या करते हैं, जो हमारे पास डायगोनल्स हैं, इन डायगोनल्स के द्वारा जो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रायंगल्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। इसलिए जो DO होगा वो OB के बराबर होगा और जो CO होगा वो OA के बराबर होगा। और ये हम लोग सिमिलरिटी पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको सिमिलरिटी नहीं आती और आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सिमिलरिटी हमने कंप्लीट पढ़ी है और सिमिलरिटी हमने क्वेश्चन में लगाना भी सीखा था, कैसे लगाते हैं ताकि गलती ना हो हमारे पास। जो एरिया ऑफ AOB हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB हमारे पास यहाँ पे बराबर होगा एरिया ऑफ BOC के। अगर हम लोग इन एरियाज़ को नाम दे दें A1 A2 A3 A4, तो A1 इंटू A3 बराबर होगा हमारे पास A2 इंटू A4। इसमें सबसे ज़्यादा एक पॉइंट पूछा जाता है, वो पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको अगर हम जोड़ दें तो जो ये लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी। तो जो इसकी लेंथ होती है वो A + B/2 होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तभी लगेगा जब हमारे पास E और F क्या हो, मिड पॉइंट्स हो। 90% केसेस में आपसे जो मिड पॉइंट ही दे के पूछता है, लेकिन अगर आपसे मिड पॉइंट नहीं दे रहा है तब हम क्या करेंगे। मान लेते हैं कि जो हमारे पास रेशियो है वो ये x है और ये रेशियो y है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास अब मिड पॉइंट नहीं है। तब जो EF हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा A इंटू बाई, यानी कि इस साइड को इससे हमें मल्टीप्लाई कराना है, इस साइड को आपको इससे मल्टीप्लाई कराना है, और जो हमारे पास रेशियो है उसको जोड़ देना है, तो आपके पास EF की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास इस तरीके से ट्रेपेजियम है और ये हमारे पास डायगोनल्स पड़े हुए हैं, डायगोनल्स के हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं E और F। अब हमें इनकी जो लेंथ है EF की वो निकालने के लिए कहा जाए तो इस केस में जो लेंथ होगी वो साइड्स को हम माइनस कर देंगे। EF मिड पॉइंट्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस केस में हम लोग क्या करते थे, एडिशन करते थे साइड्स का। इस केस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एक पॉइंट इसमें और याद कर लीजिए, इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए तो आपके पास जो AB + CD होगा वह बराबर होगा
AD प्लस BC के क्यों बराबर होगा वो हम लोग सर्कल में सीखेंगे। तो आपका जो ये पोर्शन हो गया क्वाड्रिलेटरल और लाइंस वाला, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद केवल आपका बचेगा सर्कल और पॉलीगन। सर्कल और पॉलीगन हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है ज्योमेट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बचेंगे, बस आपको इन वीडियोस को दोहरा लेना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो ये आपका सिलेबस है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री अब चला रहे हैं। ज्योमेट्री के बाद हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन के बाद हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर उसी प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर आपको ज्योमेट्री जो हमारे पास एडवांस है और अर्थमेटिक है, दोनों को एक साथ पढ़ना है, तो जो अर्थमेटिक के वीडियोस हम लोग SSC के लिए पढ़ा रहे हैं उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो आपको सीडीएस में भी यूज़ होते हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपके जो ज्योमेट्री है और अर्थमेटिक है वो एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग जब अर्थमेटिक पोर्शन पढ़ेंगे तब आप अर्थमेटिक पोर्शन पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो आप कर ही देंगे मुझे आशा है। कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, ठीक है। आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बस आपको कमेंट करना है आप क्या दिक्कत हो रही है या आपको जो पढ़कर कैसी फीलिंग आ रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करिएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दूर कर देंगे। PDF चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। तो फिर दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।